हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं उमर सलाम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया प्रीमियर में लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में लाइव जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों को करना है वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 60वां। इससे पहले वाले 59 डेज की क्लास अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं, 59 दिनों की क्लास मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपके लिए दी जा रही है और उन सब लेक्चर्स को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं, ड्रीम आर जेआरएफ ऑपरेशन का नारा है। टॉपिक आज का हमारा है अमेलगमेशन, और अमेलगमेशन के बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे, इस चीज का वादा जल्दी से भेजना शुरू कर देंगे। एवी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हमने फेसबुक पे ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है टारगेट जेआरएफ जून 2020 विद एवी गुरुजी। तो अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर दिन एमसीक्यूज दिए जाते हैं जिसको आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का, इसमें भी क्विज वगैरह आपके लिए शेयर किया था जिसको अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सब चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखी गई। डिस्कशन का और नोट्स का ग्रुप और हमने बना रखा है, एबी गुरुजी चैट ग्रुप उसका नाम है। इसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपने जरूर देखना है, मैंने पहले बता दिया। इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है। पेपर 2 के हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया है, स्टैटिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, काउंटिंग एंड ऑडिटिंग चल रहा है, बिजनेस फाइनेंस को हमने कवर कर लिया है। तो उन सब की आपकी सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो उन सब को आप देख लीजिएगा डियर। और आप सबसे एक दरख्वास्त जरूर है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करने का काम जरूर करना है आप लोगों ने, ताकि दूर दराज तक ये चैनल पहुंच पाए और हर एक स्टूडेंट तक पहुंच पाए ये बात कि एबी गुरुजी नाम का ऐसा चैनल है जो उन्हें फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये आपने अपनी पावर जरूर दिखानी है, शेयर के बटन को जरूर दबाना है, ठीक है ना। हाँ, ये जो स्क्रीन पर आप ऊपर के डॉक्यूमेंट जाते देख रहे हैं ये उससे पहले वाले लेक्चर हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं। स्क्रीन पर टाइप करेंगे, राइट अपर कॉर्नर में एक आई बटन आएगा व्हाइट कलर का, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आज हमने जो कवर करना है वो है अमालगमेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी मजेदार टॉपिक भी है। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इस लेक्चर के अंदर बनाए रखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अमालगमेशन को इतने अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि आप इसके बारे में आज के आज लेक्चर लगाने लायक हो जाएंगे। ठीक है ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। अब अमेलगामेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई अमेलगामेशन, अब्जॉर्प्शन, मर्जर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। सर क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है जी, जरूरी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, बताओ जी जेड लिमिटेड बना ली, बताओ अमेलगामेशन है, मर्जर है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, क्या है बताओ जी। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं ताकि ऊपरी तौर पे व्यू हमें पता लग जाए। Before moving to amalgamation, we need to understand the meaning of amalgamation. amalgamation को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकीकरण बोलते हैं डियर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, एकीकरण इसे बोलते हैं। And understand the difference between amalgamation, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों जो है ना काफी परेशान करते हैं स्टूडेंट को। तो सबसे पहले हम इसी पे हमला कर देंगे जी और इसे हरा के पटक देंगे, फिर आगे की ओर भाग जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, भाग जाएंगे तो चलो जी। अमेलगामेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इट मींस वेयर टू और मोर कंपनीज कंबाइन टू मेक अ न्यू एंटिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत इजी सी डेफिनेशन लिख कर लाया हूं। गूगल करोगे, कहीं और जाओगे, दुनिया जहान का मैटर मिल जाएगा, समझ में फिर भी कुछ नहीं आएगा। आपके लिए छोटा छोटा मैटर लिख कर लाया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बस इतना इतना सभी समझ लिया ना तो राधे राधे हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कंजूसी काहे को करते हो, लिखो ना फिर राधे राधे। हाँ जी सर, बिल्कुल, बल्ले बल्ले भी लिखेंगे हम तो। एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, दोनों की दोनों हो गई खत्म और बन गई थी जेड लिमिटेड। ये क्या हो गया है? अमेलगामेशन हो गया है। और छोटा लिख कर ले आया हूं। In other words, two old company formed one new company। ये लो जी, इससे छोटा मैं नहीं लिख के ला सकता जी, मैं तो अपने हाथ ऊपर कर दूंगा, इससे छोटा नहीं लिख के ला सकता। अरे कॉपी में लिख लो, देखो मत कॉपी में लिख लो। देख रहे हैं वीडियो को यूं बैठ के, अरे अपने हाथों को चलाओ, जितना ज्यादा हाथों को चलाओगे उतना ज्यादा सही रहेगा डियर। हाथों को चलाना बहुत जरूरी है। बचपन में जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, मम्मी हमारे मुंह पे ऐसे पकड़ के हमारे बाल ऐसे पाया करती थी और स्कूल भेज दिया करती थी। तो स्कूल में जाके टीचर हमें क्या बोलता था? होमवर्क दूंगा मैं,
तुम्हें अपने हाथ से लिख कर लाना है, खबरदार अगर अपने बड़े भाई से करवाया तो, खबरदार अगर अपनी मम्मी से करवाया तो वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि वो जानते थे अगर बच्चा अपने हाथ से किसी चीज को लिखेगा तो उसके दिमाग में वो चीज जम जाएगी डियर, वो उसके दिमाग में छप जाएगी। तो वही सेम लॉजिक मैं आज आपके लिए लगा रहा हूं डियर, अपने हाथ से लिखना आप अपने पास में कॉपी में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिख कर लाया हूं, ऐसी कोई आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा जैसी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, खास तौर पे बात करें तो फ्री में, ठीक है ना डियर? जी हाँ सर, हम बिल्कुल कद्र करते हैं इन सब चीजों की। दूसरा पॉइंट आपके लिए लाया हूं अब्जॉर्प्शन का। क्या होता है? इट मींस वेयर वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी, न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म्ड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नई कंपनी नहीं बन रही है, बट कंपनी टेकिंग ओवर अनदर कंपनी इज कॉल्ड न्यू कंपनी। ओ माय गॉड सर, ये क्या होता है? जी हाँ, अभी बता देता हूँ आपके लिए, एग्जांपल भी लिख के लाया हूँ। एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड काम कर रही थी, काम कर रही थी, काम कर रही थी, काम कर रही थी। ओ माय गॉड, वाई लिमिटेड आई, इसके अंदर जाके भिड़ गई और इसी के अंदर मिल गई डियर, मिल गई। समुद्र था, समुद्र था, उसके अंदर आकर नदी मिल गई है डियर, लेकिन समुद्र को तो समुद्र ही कहोगे ना आप, समुद्र नदी तो बोलने से रहे। हाँ जी सर बिल्कुल, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। तो जो पुरानी कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो तो समुद्र है, वो बह रहा है, अपनी ऐश कर रहा है, ठीक है ना, ज्वार भाटा के साथ में जी रहा है। और यहाँ पे जो वाई है वो वहां पे नदी की तरह इसके अंदर समाहित हो गई, और एक्स लिमिटेड को एक्स लिमिटेड ही बोलते रहेंगे डियर। ये जो हो गया है हमारे पास में अब्जॉर्प्शन हो गया है। अब वाई लिमिटेड इसके अंदर समाहित हो गई है, तो यहाँ पे पीसी आ जाएगा। पीसी बोले तो सर, पीसी बोले तो भैया परचेज कंसीडरेशन। हाँ जी सर, हमें पता था, हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी क्लोज्ड, विल बी क्लोज्ड, विल बी क्लोज्ड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है डियर, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है। एब्जॉर्प्शन के केस में जो कंपनी अब्जॉर्ब हुई है बड़ी कंपनी के अंदर में, तो बताओ उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होता है? क्या वो क्लोज होती है, रहती है, क्या होता है? तो क्लोज हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स लिख कर लाया हूं, टू ओल्ड कंपनी वन ओल्ड कंपनी। दो ओल्ड कंपनी थी, बन गई है सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड कंपनी। जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है, कॉपी में भी हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भैया की। ये तो बहुत प्यारे हैं, पिछले लेक्चर में हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को समझा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लेंगे डियर, चैनल पे विजिट कर लेना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से समझाया था, इंटरनल भी समझाया था। क्या होता था यहाँ पे सर, याद है? हमारे तो दिमाग में ताजा ताजा है। इट मींस वेयर ओल्ड कंपनी इज ट्रांसफर इनटू न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी थी एक्स लिमिटेड, बाजार में गई, हाथ उठा दिए, कहती मेरे पास में अब कुछ नहीं है, जो कुछ भी है लूट लो, मैं तो बर्बाद हो गया। तो सारा चीज लूट गया, बर्बाद हो गया। उसने डिक्लेयर कर दिया पूरे मार्केट के अंदर, सारी चीज हो गई, लिक्विडेट हो गई, खत्म हो गया। फिर से नई कंपनी बना ली, वही काम शुरू कर दिया, नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया, न्यू बीच में ऐड कर लिया, कुछ भी छोटा मोटा ऐड कर लिया, काम वही का वही कर रही है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं। यूटीआई जो था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे पास में एक्सिस बैंक बन गया था। जी हाँ सर बिल्कुल, अच्छे से याद है। इन अदर वर्ड्स आपके लिए लिख कर लाया हूं, वन ओल्ड कंपनी फॉर्म्ड वन न्यू कंपनी। चाहे फॉर्म्ड को आप यहाँ पे हटा भी सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। वन ओल्ड कंपनी से वन न्यू कंपनी बन गई है। तो ये हमारे पास में जो केस होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का होता है। तीनों की समरी अपने पास में कॉपी में लिख ली होगी आपने, तीनों को एक बार फिर से अपनी आंखों से पढ़ लो डियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अमेलगमेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, दो कंपनियां थी, पुरानी वाली नई कंपनी बन गई है डियर। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, दो पुरानी कंपनियां थी, एक पुरानी कंपनी रह गई है। एक पुरानी कंपनी थी, एक ही पुरानी कंपनी, सॉरी एक नई कंपनी हमारे पास में बन गई है। ये हमारे पास में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। और नोट देखो क्या लिख कर लाया हूं, अकाउंटिंग इन अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज सेम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब आप चैप्टर पढ़ते थे ना बीकॉम के अंदर, अमेलगमेशन का आ गया, अब्जॉर्प्शन का आ गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का आ गया, तो अकाउंटिंग वहां पर सेम ही होती है डियर। अब मैं आपको बीकॉम एमकॉम तो पढ़ा नहीं रहा जो इसके क्वेश्चंस करवाने लग जाऊं, क्वेश्चन करवाऊंगा तो इररेलेवेंट हो जाएगा। वो मजा तो आपको बहुत आएगा, लेकिन वो आपके काम के नहीं होंगे डियर। जो काम का है वो आपके लिए छाप कर लेकर आया हूं, और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेकर आया हूं, इसे आप लिख लेना अपने पास में। Hence it is immaterial that question is of amalgamation, absorption और external reconstruction। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी डियर। जी हाँ सर, जी हाँ, हमने लिख लिया है कॉपी में सर, वादा करते हैं, हम वादा करते हैं सर, हमने लिख लिया है सर, झूठ नहीं बोलता। ठीक है जी, ठीक है, वादा करते हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में?
अब स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे सर मर्जर रह गया था, मर्जर समझा दो। तो मर्जर में आपको बताता हूं डियर, मर्जर जो है वो अमेलगामेशन का एक पार्ट है। वहां पर मर्जर अलग से कुछ भी नहीं होता है, वो एक अकाउंटिंग हमारे पास में टेक्निक होती है, मेथड होता है। देखो किस तरीके से, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ऑफ अ न्यू कंपनी डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे एक्विजिशन आ गया है, तो एक्विजिशन तो मैं आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगा 24 जून को, सॉरी 23 जून को, 23 जून की क्लास में एक्विजिशन करवाऊंगा। लेकिन आज हम टेस्ट लेते हुए चलेंगे एक्विजिशन का। तो एक्विजिशन किस तरीके का है, खरीद किस तरीके की है, उस चीज पर डिपेंड करता है। क्या तो उस खरीद में हम मर्जर कह सकते हैं, क्या उस खरीद को हम वास्तव में एक परचेज कह सकते हैं, तो वो हमने देखना होता है। इफ न्यू कंपनी टेक्स ओवर ओल्ड कंपनी इन नेचर ऑफ मर्जर। अब क्वेश्चन में हमें खास तौर पे बताया जाता है कि ये जो एक्विजिशन किया गया है वो नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई चिंता मत करना, अभी सारे एग्जांपल दूंगा मैं। अकाउंटिंग इज डन बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। The following condition are satisfied then we consider merger। अब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तब उसे हम मर्जर कहेंगे, देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहली कंडीशन है इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग at least 90% of equity share capital should agree to become equity shareholder of a new company। अब 90% इक्विटी शेयर होल्डर ये मान जाए कि हम नई कंपनी के शेयर लेने को तैयार हैं, तब तो हम इसे मर्जर कह देंगे। दूसरे कंडीशंस भी देख लेते हैं। सच शेयर होल्डर शुड बी पेड इक्विटी शेयर ओनली। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर ही दिए जाएंगे, कैश अगर दिया जाएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को सेटलमेंट करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास में ए कंपनी है, यहाँ पे है हमारे पास में ए लिमिटेड, और यहां पर सॉरी आज घर पर कोई नहीं है ना, तो बाहर से कुछ आवाज आई थी। यहाँ पे हमारे पास में बी लिमिटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पे रिजर्व्स है हमारे पास में। तो हमारे पास में अगर मर्जर का केस होगा तो उसने ये बोला है कि 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो यहाँ पर भी स्टैंड हो जाए तब तो हम मान जाएंगे, ठीक है जी। 90% अगर यहाँ पर आ जाए तो मान जाएंगे। अब इन्हें जो है वो शेयर देंगे ना तभी बात बनेगी, तभी मर्जर कहा जाएगा, वरना मर्जर नहीं कहा जाएगा। वो तो सीधी सी बात हो गई है कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर यहाँ पर लेकर आ रहे हो, इसका मतलब ये कि बी लिमिटेड ने अपने शेयर दिए होंगे तभी तो यहाँ पर आएंगे, वरना फिर किस चीज का वो आए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि शेयर ही दिए जाने चाहिए। अगर कैश अगर आप देना चाहते हो ना तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को सेटलमेंट करने के लिए होना चाहिए। फ्रैक्शन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ए लिमिटेड का जो शेयर था, ए लिमिटेड का जो शेयर था वो था हमारे पास में एट द रेट ₹10। बी लिमिटेड का जो शेयर है वो है एट द रेट ₹100, ठीक है ना। अब ए लिमिटेड के अंदर कोई शेयर होल्डर था, जैसे मान लो मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है ना, मैं नन्ना मुन्ना सा हूं। इसके अंदर मेरे पास में 11 शेयर हैं, 11 शेयर है, तो 11 शेयर का कितना अमाउंट हो गया, 110 रुपया हो गया ना। लेकिन जब मैं इसका शेयर होल्डर बनने जाऊंगा तो मुझे इसके कितने शेयर मिलेंगे, इसका सर आपको सिर्फ और सिर्फ एक शेयर मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। और जो पीछे आपके 10 रुपए बच जाएंगे ना वो आपको सेटलमेंट के रूप में कैश में चुका दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रही है क्या, फ्रैक्शन ही यहां पर दिया जाएगा डियर कैश में, वरना तो जितने मैक्सिमम शेयर दिए जा सकते हैं ना वो शेयर ही दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा डेप्थ में मत जाना। ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है डियर, मर्जर के केस में रिजर्व्स भी यहाँ पे टेक ऑन ओवर किए जाएंगे नई कंपनी द्वारा। एंड सच असेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी टेकन एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट चीज है डियर, बुक वैल्यू पर ही चले जाएंगे। जिन वैल्यूज पर ए ने दिखाया था उन्हीं वैल्यूज पर बी अब वहां पर दिखा देगी, ये हमारे पास में मर्जर हो जाएगा डियर। अब समझ में आ रही है क्या, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही उठाकर सेम टू सेम छाप दिया हमने, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी उठाकर वही छाप दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी छाप दिया जी, सीधा का सीधा, ये हमारे पास में मर्जर हो जाएगा। न्यू कंपनी शुड कैरी ऑन सेम ओल्ड बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी, तो ये हमारे पास में नेचर ऑफ मर्जर हो जाएगा डियर। ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई है तो हम इसे नेचर ऑफ मर्जर कह देंगे। नोट क्या है इन केस ऑफ नेचर ऑफ मर्जर, द डिफरेंस इन परचेज कंसीडरेशन एंड नेट एसेट विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में ए लिमिटेड है और ये हमारे पास में बी लिमिटेड है।
ठीक है ना। अब ये ए लिमिटेड के बिजनेस को यहाँ पे बैलेंस शीट है इसकी, मान लो यहाँ पे है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे है रिजर्व्स, यहाँ पे है करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे है हमारे पास में फिक्स असेट, यहाँ पे है करंट असेट। करंट फिक्स असेट इसने ले ली है अपने पास में, करंट असेट इसने ले ली है, करंट लायबिलिटीज इसने ले ली है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स भी यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें ए वाले अपने बुक्स को यूं के यूं तो ऐसे उतारने नहीं देंगे ना बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड भी तो कुछ ना कुछ देगी ना। अब तो वो जो देगी ना उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोल देंगे। अब ये जो परचेज कंसीडरेशन है, अगर ये परचेज कंसीडरेशन इन असेट्स और लायबिलिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ये इस कंपनी के लिए बेकार की बात होगी, नुकसान की बात होगी। अगर ये इसके कंपैरिजन में, यानी जो असेट और लायबिलिटी मिली है इनके कंपैरिजन में कम है, तो ये इस बी कंपनी के लिए फायदा होगा। तो आप जान ही गए ना, फायदा तो इस तरीके से हो गया, मान लो 3 लाख रुपए की चीजें ली है, असेट आई है 3 लाख रुपए की, असेट आई है 3 लाख रुपए की, लायबिलिटीज आई है 1 लाख रुपए की, और इस कंपनी ने बी ने ए को दिया है 1 लाख रुपया। तो बताओ, चीजें तो 2 लाख की मिली थी लेकिन दिया सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो फिर बी को फायदा हो गया ना। तो ये जो फायदा होगा ना, ये रिजर्व के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर इसने 4 लाख रुपए दे दिए हैं, बनते तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए थे, क्योंकि 3 की असेट आई, 1 की लायबिलिटी थी, 2 लाख रुपए देने बनते थे, लेकिन इसने दे दिए जी 4 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये यहाँ पर रिजर्व के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो नेचर ऑफ परचेज में चला जाएगा। ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा जाननी जरूरी थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, एडजस्टेड इन रिजर्व कौन से में, नेचर ऑफ मर्जर में। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये चीज अगर आपने समझ ली ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राधे राधे हो जाएगी प्रेम प्यार से। सभी जने कमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। अगर फिर भी समझ ना आए तो एबी गुरुजी चैट ग्रुप के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है, कोई चिंता की बात उसमें नहीं है। अब देख लेते हैं, इफ न्यू कंपनी टेक्स ओवर ओल्ड कंपनी, नेचर ऑफ परचेज। अब यहाँ पे नेचर ऑफ परचेज है, इसमें क्या खास बात हो जाएगी देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज डन बाय परचेज मेथड, ये परचेज मेथड से होती है। All asset except miscellaneous expenses, all liabilities except reserve and surplus taken over एट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें किस में ले रहे थे, उस वाले में नेचर ऑफ मर्जर में यहाँ पे हम बुक वैल्यू पर ले रहे थे, रिजर्व एंड सरप्लस को भी साथ में लेकर जा रहे थे, लेकिन इसमें रिजर्व एंड सरप्लस को साथ में नहीं लेकर जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर जा रहे हैं, बुक वैल्यू में नहीं लेकर जा रहे हैं। क्या कारण हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को क्यों छोड़ दिया, रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों छोड़ दिया, नेचर ऑफ परचेज हुआ तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना जरूरी करेंगे जी, हाँ जरूरी कमेंट देंगे और मैं आपको इसका आंसर अभी बताने जा रहा हूं। इतने हम आगे बढ़ लेते हैं, इतने आप टाइप करके आंसर भेजो। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑब्लिक रिजर्व मिसलेनियस एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर फंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परचेज कंसीडरेशन कैन बी इन शेयर एंड कैश। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, मर्जर से तो बहुत बढ़िया हो गया ये तो। नोट इन केस ऑफ नेचर ऑफ परचेज द डिफरेंस इन परचेज कंसीडरेशन एंड ऑल एसेट एंड लायबिलिटी विल बी एडजस्टेड इन गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो 3 लाइनें है ना, ये जो 3 लाइनें मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 1 2 3, ये हीरा है, हीरा, नेचर ऑफ परचेज का हीरा है डियर। तीनों ही लाइंस को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं डियर। अगर ये भी बात समझ ली ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आज की क्लास में, जल्दी से बताएंगे यस सर बल्ले बल्ले होगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसके पीछे क्या कारण है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपकी बैलेंस शीट के असेट साइड में आते हैं। ये क्या चीज होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया मान लो, तो उस पे किसका हक होगा, ये किसके कारण से है, शेयर होल्डर्स का हक होगा डियर। तो इसके बैलेंस से शेयर होल्डर नुकसान में है और इसका बैलेंस शेयर होल्डर को ही बियर करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है, ये कंपनी के ओनर्स का होता है। कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, तो इस पर किसका हक है, शेयर होल्डर्स का ही हक है। क्या कारण हो रहा है, शेयर होल्डर को आज आइसोलेट क्यों कर दिया गया है नेचर ऑफ परचेज के केस में। नेचर ऑफ परचेज के केस में शेयर होल्डर की मर्जी होती है, वो चाहे तो नई कंपनी में जाना जा सकता है, वो चाहे तो ना जाए, अपना पैसा चके और साइड में हो जाए। तो इसलिए हमारे पास में नेचर ऑफ परचेज में शेयर होल्डर को अलग से कर दिया जाता है, उसके रिजर्व एंड सरप्लस उसको दे दिए जाते हैं, उसके एक्सपेंसेस उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, जी हाँ सर, अब हमें बात समझ में आ रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व मिसलेनियस एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर फंड, ये मैंने आपको अभी बताया है। और खास बात क्या थी कि परचेज कंसीडरेशन, जैसे मान लो ए लिमिटेड यहां पर है, बी लिमिटेड यहां पर है,
ओहो, बी लिमिटेड यहाँ पर है। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट यहाँ पे है असेट्स, ये ले लीजिए, इसने प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू में ले लीजिए। ये है जी लायबिलिटीज, ये यहाँ पर आ चुकी हैं जी। अब रह गए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर रह गए हैं शेयर होल्डर फंड या शेयर कैपिटल आप बोल सकते हो, ये जो है। और यहाँ पर हमारे पास में मिसलेनियस एक्सपेंसेस रह गए हैं। इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस को और शेयर होल्डर रिजर्व्स को, इन दोनों को हम शेयर होल्डर फंड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। शेयर होल्डर फंड हमारे पास में अब डेबिट रूप में खड़ा हो गया है, डेबिट हमारे लायबिलिटीज के रूप में हमारे पास में खड़ा हो गया है। एक लिमिटेड ने अब इन शेयर होल्डर को पैसा चुकाना है। अब बी लिमिटेड जो पैसा इनको देगी, बी लिमिटेड जो पैसा इसे देगी वो हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन, वो परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। सेम थियरी यहां पर है, जो असेट हमें मिली है, जो असेट मिली है और जो लायबिलिटी मिली है, उसके कंपैरिजन में अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दे दिया है तो बी कंपनी को नुकसान हो गया है। नुकसान हुआ है यानी मिला माल कम था लेकिन ज्यादा दे दिया, तो गुडविल यहां पर स्टैंड कर जाएगी। इसी के उल्टा अगर हम कर दें, जो असेट मिली है, जो लायबिलिटी मिली है, उसके कंपैरिजन में परचेज कंसिडरेशन कम दिया है तो इस कंपनी को फायदा हो गया है। फायदा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल रिजर्व में ये चला जाएगा। बात यहाँ पर हो गई है इस बी लिमिटेड। अब बात करते हैं ए लिमिटेड की। तो परचेज कंसिडरेशन मिला, उसमें से पैसा शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट पर चले जाएंगे। लेकिन वो कल आपको बताऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट का क्या बेसिकली वहां पे कॉन्सेप्ट होता था। तो कल के लेक्चर में भी आप लोग जरूर आइएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, और वहां पर आपको कल का लेक्चर देखने को मिल जाएगा जहां पे मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। तो ठीक है, अब हमने परचेज कंसिडरेशन को सुनना है। बेसिकली परचेज कंसिडरेशन होता क्या है? द अमाउंट विच इज पेड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी इन कंसिडरेशन इज परचेज कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन में, जो प्रतिफल के रूप में, जो प्रतिफल के रूप में नई कंपनी पुरानी कंपनी को चुकाती है उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोल देते हैं। हिंदी में भी आपके लिए लिख कर लाया हूं आसान भाषा में। जो मूल्य नई कंपनी द्वारा पुरानी कंपनी को सभी संपत्तियों और दायित्वों के बदले चुकाया जा रहा है उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दो इंपॉर्टेंट मेथड है, 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा, वादा कर देता हूं। 2 इंपॉर्टेंट मेथड परचेज कंसिडरेशन के हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। दोनों ही मेथड आपसे एमसीक्यूज के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे जी सभी जने। नेट पेमेंट मेथड की बात करते हैं। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे कैश में और शेयर में, कैश में शेयर में अगर कुछ दिया जा रहा है उसकी अमाउंट लिखी और टोटल लगा दिया, ये हमारे पास में परचेज कंसिडरेशन हो गया। ये कौन सा मेथड है? नेट पेमेंट मेथड। यानी जो पेमेंट किया है वही सीधा सीधा हमारे पास में अगर आ गया है तो वो नेट पेमेंट मेथड है। नेट असेट मेथड की जब आप बात करोगे तो उसमें क्या है, जो असेट बी लिमिटेड को मिली है, यानी परचेज करने वाली कंपनी को जो असेट मिली है और जो लायबिलिटीज मिली है, उन दोनों को कंपेयर किया, जो डिफरेंस आया वो हमारे पास में परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ये है नेट असेट मेथड। यानी असेट तो आपको मिली है लेकिन इसके अंदर से आप लायबिलिटी घटा दोगे तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपके लिए नेट असेट हो जाएगी। तो इसी तरह से लॉजिक लगाते हुए ये आपके लिए मेथड रखा गया है। दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी मेथड है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेम प्यार से राधे राधे बोलकर बता देंगे। क्लास कैसी लगी है, मेरी मेहनत आप लोगों तक पहुंच गई क्या, मैं जो समझाना चाहता था वो पहुंच गया क्या, जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल ने आपके लिए हमारा पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ नई चीजें बता रहा है, आपकी तैयारी अच्छी खासी करवा रहा है, तो आप इन नंबर से जरूर कॉन्ट्रीब्यूट कीजिएगा। 8114476310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी हमारे पास में amanbanUPI@PNB। इन नंबर्स पे भी आप इस आईडी पे भी आप डायरेक्टली गूगल पे के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल आपका आभारी है। और बस इतना ही मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। वीडियो कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। 60वें दिन की वीडियो आज मैंने कंप्लीट कर दी है। इससे पहले वाले 59 डे की आपने क्लास में नहीं लगाई है तो कोई चिंता की बात नहीं। इन 59 डेज की क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपके लिए रखी गई है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं, उन सब लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। कल के लेक्चर में हम एक्विजिशन को कंप्लीट करने वाले हैं और अमेलगामेशन का कुछ रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ एक एंट्रीज वगैरह है, वो भी मैं आपके साथ में उसी में डिस्कस कर लूंगा। तो आप कल इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्विज वगैरह आपके लिए रखी जाती है और डिस्कशन और नोट्स के लिए आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगा हो तो आप को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी किया फेसबुक और सभी एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों अवेलेबल होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट वो फायदा ले पाए। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।